हम बात करेंगे अभी क्राउन रूल की 1858 से 1947 तक की। ठीक, ब्रिटिश सॉवरेनिटी कैसे आई और उसमें कौन कौन से एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आए। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे आगे बढ़ने से पहले, फीचर जानने से पहले, बहुत सिंपल सा है, पर एक बैकग्राउंड आप समझ लीजिए ब्रीफ में कि 1857 में गदर हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जो लोग थे, पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड, वेरियस रीजन थे, मिलिट्री भी डिससेटिस्फाइड थी, पीजेंट्स भी, ट्रेडर्स भी, सबके एनक्रोच हो रहे थे राइट्स, उनको जीने में, सरवाइव करने में डिफिकल्टी आ रही थी, उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, रिलीजियस और सोशल मान्यताएं थी उनकी, उन पर प्रहार किए जा रहे थे इन डिफरेंट एक्ट्स में, ऐसा लग रहा था। तो यानी कि ये रिवेलियन हुआ था 1857 में, यानी कि गवर्नमेंट में और इंडियन सब्जेक्ट्स, इंडियन सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट था, नो कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन नहीं था, इसलिए ये गदर हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। बैकग्राउंड जान लिया, तो ये सबसे पहले जैसे कि बहुत क्लियर है कि गुड गवर्नेंस, ये गवर्नेंस के लिए आया था, जिसका मेन कंसर्न था कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो मेनली कंसर्न क्या था कि हमें कोऑपरेशन चाहिए भैया, टू सीक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, इंडिया को गवर्न नहीं किया जा सकता, वहाँ के लोकल बासिंदे, लोकल लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, तो रिप्रेजेंटेशन हमें आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने किया क्या कि जो ईआईसी जो एक्सप्लॉइट कर रहा था, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वो था, गुस्सा था, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बीओसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये भी अबॉलिश। तो कोई तो चाहिए कॉमन लिंक बिटवीन गवर्नर जनरल या जो भी था, या वाइस रॉय थे उनके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्होंने बना दिया, जो कि एक 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल को हेड करेगा, उसका चेयरमैन रहेगा। ये कौन था, याद करो ये कौन था। क्या याद क्या करोगे, मैंने बताया ही नहीं है। तो देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था, ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसमें मिनिस्टर हुआ करता था, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी, कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, और इसको असिस्ट करने के लिए ये वाली एडवाइजरी काउंसिल भी थी इसमें। और सेंट ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उसको वाइसरॉय बना दिया गया। पहला वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये कुछ कुछ माइलस्टोन से आप याद कर लो इनको, तो सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार इंफॉर्मेशन काम आ जाती है। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। 1858 के एक्ट में वाइसरॉय, डीजीआई की पोस्ट खत्म करके वाइसरॉय बना दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन की बात की, इंडियंस के कोऑपरेशन की बात की, तो उन्होंने थोड़ा शो किया कि दे आर इन द मूड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी 70-73 से चल रही थी, अभी उनको डिसेंट्रलाइज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द काउंसिल एक्ट्स। देखिए, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी चुकी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, तो इसी रिगार्ड में काउंसिल एक्ट्स आए। तीन काउंसिल एक्ट्स आए, 1861, उसके बाद आया 1892 का, उसके बाद 1909 का, जिसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 1861। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट टू सीक कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस, और एक्सपीरियंस था 1857 का, वो ये था कि बिना कोऑपरेशन के ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने कोऑपरेशन सीख करने के लिए इंडियन से ये एक्ट लाया गया था, यानी कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया गया, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो क्लियर क्लियर टेंडेंसीज दिखने लग गए डिसेंट्रलाइजेशन की, इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जाने लगा, पावर शेयर
की जाने लगी। तो बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसमें इंडियंस को नॉन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। नॉन ऑफिशियल मतलब जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं था, यानी इंडियंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे, उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉमिनेट किया जा सकता है। यानी कि राजा हैं, महाराजा, जमींदार, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे 62 में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बन के? बनारस के राजा, राजा ऑफ बनारस, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव। ये थोड़े से नाम अगर याद रख सको तो रख लीजिएगा। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी गई, जो पहले छीन ली थी। याद रखना बस इसको। इस काउंसिल एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन हो गया, उनकी पावर रिस्टोर कर दी गई, और कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बना दी गई। फॉर एग्जांपल बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन पंजाब। ये कब बनाई गई? इसी एक्ट के तहत, लेट बनाई थी लेकिन इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी। 1862 में बंगाल की बना दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस हैं उनकी बनाई थी 1886 में, और पंजाब की बना दी गई थी 1897 में, ठीक है। वाइसरॉय, वाइसरॉय को कुछ पावर्स दे दिए गए थे कि वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने फंक्शंस के लिए कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है जिससे उसके फंक्शन स्मूथली रन हो। दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है, यानी कि अपने खुद के लॉ लेके आ सकता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहते थे। विदाउट द अकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेंगे। इनको प्रेसिडेंट से कंपेयर करके देखो। टुडे प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट्स के पावर और पावर होती हैं, तो दैट इज लगभग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाइसरॉय। मतलब उन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी अपने रूल्स बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, और इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है प्रेसिडेंट। खैर, वाइसरॉय पर लौटते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो सिस्टम। जो कुछ कुछ फैक्टर याद रखेंगे आपको आसान रहेगी। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, 1859 में। तो इस एक्ट में क्या किया गया? 1861 के एक्ट में उसको रिकॉग्नाइज किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम को, ठीक है। 1861 के, तो 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसको रिकॉग्निशन मिल गया इस 61 के एक्ट में, ठीक है। अब इस एक चीज और याद रख लीजिए, इस काउंसिल एक्ट 1892, लेट्स डिस्कस 1892 काउंसिल एक्ट। इसमें एक चीज याद रख लीजिए बैकग्राउंड में कि 1860s में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि बजट इंट्रोड्यूस होते होते वो लंबी प्रोसेस है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो देखने में होता है। तो 61 में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं था, बजट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि 60 में तो इंट्रोड्यूस ही हुआ था। देखो 59 में क्या हुआ था, पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको रिकॉग्निशन मिल गया 61 में। अब जो 1860 में बजट इंट्रोड्यूस हुआ था उसको रिकॉग्निशन प्रॉपर मिला 1892 के एक्ट में। कैसे मिला? देखो, कि आप बजट का डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ देखो सबसे नीचे, बजट का डिस्कशन किया जा सकता है मेंबर्स द्वारा, और एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बजट का डिस्कशन किया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ ही रहा था, तो क्या कहा उन्होंने कि नॉमिनेशन के थ्रू आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा सकते हो। यानी 1892 में क्या हुआ, बजट डिस्कस कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कौन पूछ सकता है? सारे मेंबर्स, और वो उन और मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए।
बाय वे ऑफ नॉमिनेशन, यानी इलेक्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी इंक्रीज हुए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुए थे। अब नॉमिनेशन से इंक्रीज हुए थे, तो नॉमिनेशन कैसे होते थे वो देख लें कि दो काउंसिल अपने पास, प्रोविंशियल है और एक सेंट्रल है। सेंट्रल में कौन करेगा, वाइस रॉय करेगा। और मेंबर्स वाइस रॉय को कौन रिकमेंड करते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यानी कि ये दो थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे रिकमेंडेड द मेंबर्स टू वाइस रॉय, एंड इन टर्न जो वाइस रॉय को अच्छे लगे उन्होंने नॉमिनेट कर दिए वो नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। सिमिलरली जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेशन था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो गवर्नर करता था। किसके रिकमेंडेशन पर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, जमींदार एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ये पोर्टफोलियो सिस्टम समझ नहीं आएगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, एक तरह से आप मिनिस्ट्री से कंपेयर कर लो, मिनिस्ट्री से कंपेयर कर लो इन द सेंस कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड उसी के लिए काम करेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 1909 यानी कि 1909 के काउंसिल एक्ट, जो कि लास्ट काउंसिल एक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। इनको कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम पे जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे और मिंटो थे वो थे वाइस रॉय। तो इन दोनों की वजह से कहा गया उन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इनकी फोटो देख लेते हैं, सेक्रेटरी मिंटो एंड ही इज लॉर्ड, सॉरी सेक्रेटरी इज मॉर्ले एंड वाइस रॉय इज लॉर्ड मिंटो। इन दोनों के नाम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। अगेन इसमें था रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। तो रिप्रेजेंटेशन लगातार बढ़ रहा है, काउंसिल साइज को इंक्रीज कर दिया गया, सेंट्रल को 16 से 60 मेंबर बढ़ा दिए गए, प्रोविंसेस में भी बढ़ा दिया गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और प्रोविंसेस में क्या किया गया कि जो एक ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, एक नॉन ऑफिशियल्स होते थे जो इंडियंस हो सकते थे। ठीक है, तो पहले क्या थे कि ऑफिशियल जो मेंबर्स थे वो हमेशा नॉन ऑफिशियल मेंबर से ज़्यादा होते थे। लेकिन रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में, तो वहाँ क्या किया कि वहाँ अलाउ कर दिया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं ऑफिशियल मेंबर्स से। ठीक है, यानी मोर रिप्रेजेंटेशन, बढ़ रहा है रिप्रेजेंटेशन। अभी बजट की हमने बात कर ली थी ऑलरेडी। बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 60s में। और 92 के जो काउंसिल एक्ट में, उसमें बजट डिस्कस कर सकते थे, बजट डिस्कस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते थे। इनको फर्दर क्या किया गया 1909 में कि बजट पे रिजोल्यूशन को मूव किया जा सकता था, रिजोल्यूशन लेके आया जा सकता था और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके फॉलो अप में भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। ठीक है, फॉलो अप में और क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। करेक्ट। अब लेजिस्लेटिव में तो बढ़ ही रहा था, काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन। पहली बार 1909 में क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया इंडियन को। कौन किसको मिला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज ए लॉ मेंबर। एज ए लॉ मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री कर गए। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, देखिए इम्पोर्टेंट फीचर ये सेपर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिम को जो रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, उसको मुस्लिम वोटरों द्वारा ही चुना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉर्ड मिंटो ने एक तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो आप, डिवाइड एंड रूल टेंडेंसीज दिख रही हैं क्लियर, डिवाइड एंड रूल। तो इसलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इसको याद कैसे करें आप,
याद करने के लिए देखो एक ट्रिक है, इसको याद कर लो अगर कंफर्टेबल लगे तो, कि IRS सत्येंद्र सिन्हा ने, IRS सत्येंद्र सिन्हा बिकम कम्युनल। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा आपका। IRS सत्येंद्र बिकम कम्युनल। कम्युनल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सत्येंद्र यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको एंट्री मिल गई। ठीक है, सत्येंद्र बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया, इंडियन लोकल रिप्रेजेंटेशन इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आई इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ा दिए गए बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी मेजोरिटी हो सकती थी नॉन ऑफिशियल्स की, इंक्रीमेंट हो गया। आर, आर का मतलब है रिजोल्यूशन ऑन बजट। एस, एस मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। याद हो गया, IRS सत्येंद्र बिकम कम्युनल।